हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के इस रिजल्ट एनालिसिस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के रिजल्ट रहे। और जनरली मैं आपके साथ फाइनेंशियल कंपनीज़ के जो है रिजल्ट एनालिसिस करता हूँ, सिलेक्टेड फाइनेंशियल कंपनीज़ के और बैंक्स के। तो उसी कड़ी में मैंने आपके साथ आज एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट्स जो है जिसका रिजल्ट आज पेश किया गया उसके बारे में चर्चा करूँगा। शेयर प्राइस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएशंस और क्यों वैल्यूएशंस ये मिल रही हैं, महंगा है, सस्ता है, आगे क्या हो सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के रिजल्ट जब आए थे परसों, तो उसके बाद जो है आज जो है बाज़ार में जब वो खुला तो आज नेगेटिव बाइस के साथ खुला और करीबन 9% के आसपास की गिरावट दिन भर जो है देखने के लिए मिली। 8 से 9% की गिरावट के साथ वो ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो एनबीएफसी स्पेस के अंदर मैंने आपके साथ जैसे भी बोला हुआ है कि एनबीएफसी या बैंक्स या फाइनेंशियल्स, यहाँ पर असेट्स क्वालिटी की जो कंसर्न्स हैं वो मुझे ज़्यादा लगते हैं। पैसा उधार बांटने का है, पैसा उधार बांटोगे बिजनेस में प्रॉफिट तो आ ही जाएगा। एक वेल मैनेज्ड कंपनी एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई की सब्सिडरी कंपनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक बेहतरीन कंपनी, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बहुत ग्रोइंग बिजनेस के अंदर है। सीयर ओवर होल्डिंग्स जो है एसबीआई के साथ एक दूसरा मेजर पार्टनर है, उसने आईपीओ में भी अपने कुछ शेयर्स हमें ऑफलोड किए थे। तो आइएगा अब इस पर चर्चा करते हैं। तो इसकी जो बोर्ड मीटिंग है 1:30 पर शुरू हुई और ख़त्म हुई 3:20 पर। लेकिन 3:20 पर एक्सचेंजेस को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक्सचेंजेस को इन्फॉर्मेशन दी गई 3:44 पर। तो 3:44 पर इसकी सूचना जो है आई, तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट शायद कल आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन कुछ देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर लास्ट में एक फॉल जो है देखने के लिए मिला कि शायद 3:20 पर कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन हो गई होगी जो बोर्ड मीटिंग से बाहर निकले होंगे। तो कुछ लोगों को ये सूचना हो सकती है जिस तरीके की लास्ट टाइम में प्राइस करेक्शन आपको देखने के लिए मिल रही है। और ये टाइम भी लगभग 3:20 का ही है जहाँ पर वॉल्यूम के साथ आपको सेलिंग दिख रही है। तो ये हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के पास पहले मिल गई हो। ये शेयर अभी 89 की पी रेशो पे ट्रेड कर रहा है। तो आप कहेंगे कि 89 की पी पर क्यों ट्रेड कर रहा है? तो 89 की पी पर ट्रेड करने का रीज़न ये है कि बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस के अंदर है। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल्स के अंदर देखेंगे तो कोई भी बैंक इसके सामने ग्रोथ नहीं दिखा सकता जिस ग्रोथ के अंदर ये है। और इवन जो हमारे जो दिग्गज बैंक्स हैं उनकी भी ग्रोथ इनके सामने कहीं नहीं टिकती। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये कि इनका जो लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड पे उधार देते हैं उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बहुत बेहतरीन होते हैं। तो बैंक की तरह ही बिजनेस है एक तरीके से, लेकिन इनके ऊपर बैंकिंग के रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते हैं। तो इनके ऊपर एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूल लगते हैं। तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थोड़े से डिफरेंट आपको देखने में नजर आएंगे। लेकिन मैं आपके साथ सारी चर्चा यही बताऊंगा कि इनके पास जो अर्निंग आती है वो कैसे आती है, वो भी चर्चा करूंगा मैं। तो देखिएगा इनके पास जो अर्निंग का जो मेन सोर्स होता है वो इंटरेस्ट अर्निंग होती है। दूसरा ये जिन लोगों को कार्ड्स देते हैं उन कार्ड की फीस लेते हैं। एक एनुअल फीस लेते हैं और एक बार जब कार्ड इशू करते हैं तब एक फ़ीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा सर्विस चार्ज लेते हैं ये, और जो जहाँ पर क्रेडिट कार्ड यूज़ होता है वहाँ से भी ये सर्विस चार्ज इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा अगर ये अपने माध्यम से किसी की ऐड करते हैं, अपनी वेबसाइट के माध्यम से, या अपने बिल के ऊपर किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स की ऐड करते हैं, या जो इनके पार्टनर्स हैं जिनका सामान ये अपने प्लेटफॉर्म से बेचने के लिए अनुरोध करते हैं, तो वहाँ से भी इनको फ़ीस मिलती है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स की इनकी फ़ीस है। बट मेजरली जो इनकम आती है वो दो जगह से आती है। एक तो ब्याज से कमाई, और दूसरी जो मेंबरशिप फ़ीस से इनको जो एक एनुअल फ़ीस या क्वार्टरली फ़ीस या मंथली फ़ीस जो भी है चार्ज करते हैं कार्ड पे। इसके अलावा लेट पेमेंट चार्जेस हुआ तो ये करीबन 30% से ज़्यादा का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो भी एनालिसिस करेंगे वो क्वार्टर करेंगे, और जो भी मैं इस तरीके की कंपनीज का एनालिसिस करता हूँ क्वार्टर बेसिस पे ही करता हूँ। तो 1072 करोड़ की जो कमाई थी इनकी इंटरेस्ट की, उसके सामने इंटरेस्ट पे किया इन्होंने 243, काफ़ी बेहतरीन है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इंटरेस्ट थोड़ा कम मिला। तो देखिएगा आपको पता भी कि स्लो डाउन की सिचुएशन थी तो इसलिए कम भी आया। यहाँ पर भी देखिएगा इंटरेस्ट पे भी कम किया। इसके अलावा जो इनकी मेंबरशिप फीस थी वो 1106 करोड़ थी पिछली बार, इस बार 1113 करोड़ है, 1113 करोड़। तो अच्छा है, कोई नो डाउट। इसके अलावा अगर हम इनके मेजर पॉइंट पे देखें तो पिछली बार इनका इम्पेयरमेंट लॉस था 648 करोड़ का, यानी कि एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, जो इस बार 643 करोड़ है। तो पिछली बार भी हमें ज़्यादा लग रहा था, इस बार भी ज़्यादा लग रहा है। मैनेजमेंट बता रही है इस बार ज़्यादा क्यों है, तो अभी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे।
तो ये जो भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 1072 में से 243, इसका बहुत बड़ा हिस्सा तो ये बैड लोन्स खा गए। इसके अलावा देखिएगा इनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, वो 1104 करोड़ के, तो वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट है, जो पिछली बार 1184 था। हालांकि इसमें करीबन 5% की सेविंग हुई है। अब बात करें कि ये इंटरेस्ट में क्या हुआ है कि इंटरेस्ट इनकम इनकी 8% घटी है। टोटल अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करें तो वो 4% घटे हैं। ब्याज की जो खर्चे हैं वो इनके 5% घटे हैं। तो इस तरीके से दोनों साइड से रेवेन्यू भी घटा है, एक्सपेंसेस भी घटा है, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशंस करटेल हुए, यानी कि छोटे हुए हैं, काटे हैं बिजनेस में से, यानी कि ऑपरेशंस जो है नीचे की तरफ आए, क्योंकि ये बिजनेस ग्रोथ मांगता है हमेशा। तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मतलब अगर ये नॉर्मल सिचुएशन होती तो आपको जो इंटरेस्ट इनकम है ये 1400-1500 करोड़ के आसपास मिलनी चाहिए थी। अगर पिछले साल के फिगर्स देखें हम तो पिछले साल 1348 थे, अभी 1000 पे। तो ये जो ग्रोथ है वो बिजनेस से गायब हो गई है। एक सबसे बड़ा रिस्क है कि इसके अंदर जो वैल्यूशंस मिल रही है वो ग्रोथ की वजह से मिल रही है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी अब देखेंगे तो ग्रोथ जो है गायब हो गई है, और यही इसके ऊपर कल संकट के बादल ला सकता है। एक रीज़न ये है कि ग्रोथ लगातार क्वार्टर में नजर आ रहा था, और फिर जिस तरीके की कोविड की सिचुएशन अभी दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, या आप कहें रेस्ट ऑफ द इंडिया, तो वो एक सीवियर फेस के अंदर चल रही है। वो मैनेजमेंट ने भी अपने कंसर्न्स दिखाए हैं। तो उन सब के बावजूद जो है प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 282 करोड़ था, जो घटकर 234 करोड़ हो गया। तो करीबन 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 जो है 18% का डी ग्रोथ है प्रॉफिट के अंदर। तो एक काफ़ी डेंट है। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो डबल से ज़्यादा हो गया प्रॉफिट। लेकिन पिछले साल भी मार्च 20 का क्वार्टर ख़राब था, और मैनेजमेंट ने कहा था कि एक्सेप्शनली बैड है, ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो उससे हम कंपेयर वैसे भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ईपीएस कितनी आई है, तो ₹1.87 की ईपीएस आई है। पूरे साल भर की ईपीएस को आप देखेंगे तो 10.48, यानी कि 11 रुपये के आसपास की ईपीएस आपको देखने के लिए मिलती है। तो अब ₹10.48 की ईपीएस, 919 रुपये का शेयर का भाव। तो अगर आप खुद भी देखेंगे कि पूरे साल भर की 919 रुपये का भाव है और 10.48, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये शेयर करीबन करीबन 89 की पी रेशो पर चल रहा है। तो अभी हालांकि आज के 18 रुपये घटने के बाद अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये 87-88 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि आज की जो ईपीएस है वो अगर हम रिड्यूस कर दें, तो आज का जो प्राइस फॉल है अगर वो रिड्यूस कर दें। अब वो देखिएगा इसमें देखने वाली बात क्या है कि इम्पेयरमेंट लॉस मैनेजमेंट क्या कह रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में आप देखेंगे कोविड-19 पैंडेमिक any action to contain the spread or mitigate the impact whether government mandated or elected by us। तो इन्होंने लिखा है कि जो ऑन गोइंग है ये हमारे फ्यूचर के जो डेवलपमेंट्स हैं, जो फ्यूचर्स के प्लान है, जो फ्यूचर की ग्रोथ है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो देखिए ये लाइन लिखते के साथ सबसे पहली बात कि शेयर प्राइस पर इसका नेगेटिव असर आना चाहिए, लेकिन मार्केट देखिए को कुछ भी कर सकती है, बट अगर कॉमन सेंस में देखें तो नेगेटिव असर बनता है। दूसरी बात है इन्होंने एक अच्छी काम की है कि इनको अब ये पता चल गया कि इनके लॉस अगले क्वार्टर में फिर बढ़ने वाले हैं, तो इन्होंने इस बार जो प्रोविजन किया उसमें 297 करोड़ के एक्स्ट्रा लॉस की जो है प्रोवाइड कर लिए। इसके अलावा इनके एक रिजल्ट में एक और ख़ास बात है कि जो 61 करोड़ का इनको एक और लॉस हुआ है, वो हुआ है इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी, जो इन्होंने पैसे लगा रखे थे, वहाँ पर अमोटाइज्ड कॉस्ट यानी कि जो उसकी वैल्यू इनकी जो है 61 करोड़ रुपीज़ घट के इनको मिलेगी। तो 61 करोड़ की जो इनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूशंस पर जो है अमोटाइजेशंस के जो है लॉस आ गए हैं। तो जो भी असेट्स इन्होंने अमोटाइज वैल्यू पर रखी थी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदल गई है। तो अमोटाइजेशंस की जो लॉस है, अमोटाइज कॉस्ट पर असेट्स का क्लासिफिकेशन किया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसकी वजह से इनको लॉस हुआ है। तो आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको बोलूँ कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू घट गई, जिसकी वजह से 61 करोड़ का लॉस अलग है, और 297 करोड़ रुपीज़ का एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ने बता दिया कि अभी हमारे को अगले क्वार्टर में भी रिस्क बना हुआ है, तो अभी अगला क्वार्टर भी सेफ नहीं होगा। ये मैनेजमेंट की कमेंट्री कह रही है। मैं शेयर प्राइस पर जो है इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन जिन वैल्यूशंस पर अभी शेयर मिल रहा है उसमें से दोनों पैरामीटर्स अब जो है ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रोथ देखिएगा फिर मिस कर दी, तो अगर एक साल से मिस करती जा रही है तो अब वो बाज़ार उस मिस को डिस्काउंट करेगा नहीं करेगा वो बाज़ार की मर्जी है। दूसरी बात जो चर्चा का मुख्य जो है केंद्र है वो ये कि ये जो बाज़ार के अंदर जो भी दशाएं हैं उन दशाओं के बीच में 297 करोड़ का जो एक्स्ट्रा प्रोविज़न बनाया है कोविड रिलेटेड,
वो एक शुभ संकेत है कि भाई आगे चलो प्रॉफिट कम घटेंगे, लेकिन कंपनी ने मान लिया है कि सीवियर पेन आगे भी आ सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके साथ बात बोलना चाहूँगा कि देखिएगा इनकी जो एनपी हैं, वो एनपी अगर आप एक साल पहले देखेंगे तो 2% के आसपास रहते थे, अब वो हो गए 4.99%, और पिछले क्वार्टर में भी था 4.51, वो बढ़कर हो गए 4.99 ग्रोस। और नेट एनपीए पिछले क्वार्टर में थे 1.58, लेकिन इस क्वार्टर में 1.15, यानी कि इन्होंने प्रोविजन काफ़ी ज़्यादा बना लिया है। तो इस वजह से अगले क्वार्टर में हो सकता है कि प्रोविजन की वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नजर आए, लेकिन सिचुएशन वर्स होती हुई जा रही है अनसिक्योर्ड लोन कैटेगरी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो प्राइस एक्शन के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो शायद आपको नेगेटिव पड़ता हुआ नजर आए। मैं अपनी चर्चा जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।